ने स्टार्ट किया था फार्माकोकाइनेटिक। कुसुम, आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक है कुसुम, मुझे बताओ फार्माकोकाइनेटिक में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्प्शन, आफ्टर दैट, डिस्ट्रीब्यूशन, देन, मेटाबॉलिज्म, एंड लास्ट स्टेप इज एक्सक्रीशन। ओके। तो कल अपनों ने पढ़ा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में ड्रग कहाँ पहुंच गई है? विशाखा मुझे बताओ। विशाखा, आफ्टर एब्जॉर्प्शन ड्रग ब्लड में पहुंच गई। ठीक है, ब्लड में पहुंच गई। अब ड्रग कहाँ बैठी है? ब्लड के अंदर। अब अपन को उसको करना है डिस्ट्रीब्यूट। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। तो आफ्टर ड्रग रीचेज इन टू ब्लड सर्कुलेशन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस टिश्यूज, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। सब टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट होगी और वहां पे क्या करेगी? अपना काम करेगी। काम हो सकता है अच्छा भी हो, काम हो सकता है बुरा भी हो, तो वो अपन डिस्कस करेंगे फार्माकोडायनामिक और एडीआर के अंदर। So, after drug reaches into blood circulation, drug distributed into various tissue, that is distribution of drug. अब ब्लड से टिश्यू में ड्रग जाएगी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? जैसे कल अपनों ने पढ़ा एब्जॉर्प्शन एंड बायोएबिलिटी को फैक्टर अफेक्ट करते हैं, वैसे ही कौन कौन से फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करेंगे। तो अपन डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, यानी ड्रग कहाँ है? ब्लड में, यहां से जाएगी टिश्यू में। तो यहां से यहां जाने में कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे? तो फर्स्ट फैक्टर होता है लिपिड सोल्यूबिलिटी ऑफ ड्रग। लिपिड सोल्यूबिलिटी ऑफ ड्रग। सेकंड फैक्टर, मेरे पास इसके नोट्स हैं, अगर किसी को नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं दे दूंगी पीडीएफ फाइल। लिपिड सोल्यूबिलिटी ऑफ ड्रग। सेकंड इज आयनाइजेशन ऑफ ड्रग। थर्ड फैक्टर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एंड टिश्यू बाइंडिंग प्रोटीन्स। फोर्थ फैक्टर डिजीज स्टेट। नेक्स्ट फैक्टर फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। नेक्स्ट रीजनल ब्लड फ्लो। रीजनल ब्लड फ्लो। तो ये फैक्टर हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करेंगे कि टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा या कम होगा। ये 6 फैक्टर हैं, अपन डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट इज लिपिड सोल्यूबिलिटी ऑफ ड्रग। ड्रग ब्लड में पड़ी है, ये ब्लड वेसल वॉल है, दिस इज ऑल्सो लिपोइडल इन नेचर। तो इसको क्रॉस करने के लिए ड्रग का क्या होना है? लिपिड इन नेचर। ड्रग जितनी ज़्यादा लिपिड सोल्यूबल होगी, डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो एंडोथेलियल सेल को क्रॉस करने के लिए क्या है? लिपिड सोल्यूबिलिटी ऑफ ड्रग डिपेंड करता है। तो लिपिड सोल्यूबल का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू वाटर सोल्यूबल ड्रग। तो अगर किसी ड्रग की नेचर जितनी ज़्यादा लिपिड सोल्यूबल है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन टिश्यू में उतना ही ज़्यादा, तो ब्लड में उसकी कंसंट्रेशन उतनी ही कम। सेकंड होता है आयनाइजेशन। आयनाइजेशन यानी मैंने कहा लिपिड सोल्यूबल या ड्रग इन अनआयनाइज्ड फॉर्म ज़्यादा एज कंपेयर टू आयनाइज्ड फॉर्म, यानी लिपिड सोल्यूबल अनआयनाइज्ड ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा एज कंपेयर टू वाटर सोल्यूबल आयनाइज्ड ड्रग।
हिमांशु, हेलो हिमांशु, आप कहाँ से हो हिमांशु? विच मेडिकल कॉलेज? जयपुर। चलो ओके जयपुर। ओके। तो अपने कितने फैक्टर हो गए? 2 फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड ऑन लिपिड सोल्युबिलिटी एंड आयनाइजेशन ऑफ ड्रग। थर्ड जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो अपन को दोनों पता थे, एब्जॉर्प्शन भी उन ड्रग का ज़्यादा होता है लिपिड सोल्यूबल अनआयनाइज्ड। कल मैंने टेबल भी बनवाई थी, लिपिड सोल्यूबल का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा, डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा, मेटाबॉलिज्म स्लाइटली मोर बट एक्सक्रीशन लिपिड सोल्यूबल का कम। थर्ड जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ये नया फैक्टर है, दैट इज प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग ऑल्सो डिपेंड्स ऑन प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। जैसे ही ड्रग ब्लड में आई, ये किसके साथ बाइंड होती है? प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन्स है उसके साथ बाइंड होती है, यानी फ्री फॉर्म कन्वर्टेड इनटू बाइंड फॉर्म। तो ड्रग की नेचर अपनों ने कहा था, या तो क्या होगा, वीक एसिड है या वीक बेस है। तो वीक एसिडिक ड्रग बाइंड विद एल्ब्यूमिन। ये आप याद रखना, अगर ड्रग की नेचर एसिडिक है तो ये किसके साथ बाइंड होती है? कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ? एल्ब्यूमिन के साथ। और अगर ड्रग की नेचर वीक बेस है तो ये किसके साथ बाइंड होती है? अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। ये आपको याद करना है। वीक एसिड में फॉर एग्जांपल एसिडिक नेचर है, जैसे एस्प्रिन, पेनिसिलिन। तो क्वेश्चन ये आया हुआ है, पेनिसिलिन कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होता है? तो हमें पता होना चाहिए पेनिसिलिन है, एसिडिक इन नेचर है, तो वो एल्ब्यूमिन के साथ जाके बाइंड होती है। तो इसका एग्जांपल लिख लो, फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन। ऐसे ही वीक बेस ड्रग है, वो किसके साथ बाइंड होगी? अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। जैसे वीक बेस के अंदर जैसे होता है एम्फिटामिन लाइक ड्रग। तो ड्रग प्लस बाइंड विद प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है, मेक ए कॉम्प्लेक्स, ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ये क्या रहता है? इक्विलिब्रियम में रहता है, इक्वल रहती है बाइंड फॉर्म और फ्री फॉर्म। जब बाइंड फॉर्म फ्री फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो वो क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूट। यानी डिस्ट्रीब्यूशन किसका होगा? फ्री फॉर्म का। बाइंड फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। अगर ड्रग प्लाज्मा के साथ, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड है तो वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाती। मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए उसका फ्री होना जरूरी है। तो बाउंड फॉर्म जब फ्री फॉर्म में कन्वर्टेड होती जाती है तो ये क्या होती जाएगी? टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूशन। तो मुझे तुम ये बताओ, किसी ड्रग की अगर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? कम या ज़्यादा? कम होगा ना, क्योंकि वो बाइंड फॉर्म है, बाइंड फॉर्म ब्लड में ही पड़ी रहेगी तो वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगी, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जितनी ज़्यादा, डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही कम। तो यानी डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड किया? प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग पे। क्वेश्चन आता है इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? हमने ऐसा क्यों पढ़ा? हम क्यों पढ़ रहे हैं ये? तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, किसी ड्रग की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, फर्स्ट पॉइंट, जितनी ज़्यादा उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही कम। तो डिस्ट्रीब्यूशन कम है तो वो क्या करेगी? वहीं रहेगी, प्लाज्मा में ही रहेगी। तो ये किसका काम करता है? स्टोरेज का। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जितनी ज़्यादा, डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही कम, तो वो किसका काम करेगा? वहीं एक्ट एज अ स्टोरेज। सेकेंड, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग अगर किसी ड्रग की ज़्यादा है तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? एक्शन नहीं होगा। तो जिसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा उसका एक्शन कम। थर्ड, जिसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा है
डिस्ट्रीब्यूशन नहीं तो उसके बाद का स्टेप नहीं, मेटाबॉलिज्म नहीं, एक्सक्रीशन नहीं। मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, एक्सक्रीशन नहीं होगा, ड्रग वहीं पड़ी है, तो ड्रग कैसी होगी? लॉन्ग एक्टिंग। धीरे धीरे रिलीज होगी फ्री फॉर्म में, धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा, डिस्ट्रीब्यूशन कम। प्लाज्मा प्रोटीन ज़्यादा तो उसका एक्शन कम, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा तो उसका मेटाबॉलिज्म भी कम और एक्सक्रीशन भी कम, तो इट इज़ लॉन्ग एक्टिंग। नेक्स्ट, किसी ड्रग की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है कम, या जिसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कम है, अपन ऐसे कह सकते हैं किसी ड्रग की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कम तो डिस्ट्रीब्यूशन है ज़्यादा। डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है यानी वो टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ब्लड में उसकी कंसंट्रेशन हो गई कम, तो ऐसी ड्रग को हम हीमोडायलाइसिस से सेपरेट नहीं कर सकते अगर उनकी पॉइजनिंग होती है। ये प्री पीजी में क्वेश्चन आता है कि किन ड्रग को आप हीमोडायलाइसिस से सेपरेट नहीं कर सकते। हीमोडायलाइसिस क्या करते हैं हम पॉइजनिंग के केस में करते हैं, ब्लड को रिमूव करते हैं, उसमें पॉइजनिंग अगर ड्रग ब्लड में पड़ी है तो ऐसी ड्रग जिनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है उन ड्रग को हम हीमोडायलाइसिस से रिमूव नहीं कर सकते। तो उनको रिमूव करने के लिए हमें स्पेशल प्रोसीजर चाहिए, स्पेशल टेक्निक चाहिए। तो नेक्स्ट जो भी पॉइंट था, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा तो हीमोडायलिसिस नॉट इफेक्टिव। ये वाला पॉइंट समझ आया? हीमोडायलाइसिस करने के लिए ड्रग का ब्लड में होना जरूरी है। हीमोडायलाइसिस उन्हीं ड्रग का होगा, हमने क्या किया उस ड्रग को ब्लड में से रिमूव करना है, तो एक आइडियल कैंडिडेट वो होता है जिसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है कम और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ही कम, यानी ड्रग ब्लड में फ्री फॉर्म में पड़ी हो, उसको हम हीमोडायलाइसिस से सेपरेट कर सकते हैं। तो कौन कौन सी ड्रग में हीमोडायलाइसिस इफेक्टिव है? हीमोडायलाइसिस इफेक्टिव इन विच ड्रग्स? इसकी आप ट्रिक याद रखना, BLAST, ब्लास्ट। जो ब्लास्ट है इन ड्रग को हम हीमोडायलाइसिस से सेपरेट कर सकते हैं। आइडियल कैंडिडेट फॉर हीमोडायलाइसिस, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कम, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी उस ड्रग का होना चाहिए कम, ऐसी ड्रग। तो ये वाली ड्रग कौन कौन सी है? ब्लास्ट। B फॉर बार्बिटूरेट्स, बार्बिटूरेट्स। L फॉर लिथियम, L फॉर लिथियम। A फॉर अल्कोहल, S फॉर सैलिसिलेट, T फॉर थियोफाइलिन। तो क्वेश्चन ऐसे आता है, हीमोडायलाइसिस इज इफेक्टिव इन ऑल एक्सेप्ट, तो इनमें तो हीमोडायलाइसिस इफेक्टिव है, जो नेक्स्ट ऑप्शन हो वो कट कर देना आप। तो ब्लास्ट में हीमोडायलाइसिस इफेक्टिव है। अब हीमोडायलाइसिस कौन सी ड्रग में इफेक्टिव नहीं है? हीमोडायलाइसिस नॉट इफेक्टिव, इसकी ट्रिक है बॉडी, BODY, बॉडी। B फॉर बेंजोडाइजेपिन्स, बेंजोडाइजेपिन्स। आप नाम याद रख लो, जैसे जैसे ये CNS की ड्रग है, जैसे आएगी अपन डिस्कस करेंगे। इट इज सिडेटिव हिप्नोटिक ड्रग है, अपन डिस्कस करेंगे CNS में। तो बेंजोडाइजेपिन, O फॉर ऑर्गेनो फॉस्फेट्स, D फॉर डिजिटैलिस या डिजॉक्सिन, Y से याद रखना आप K, तो कैरोसिन। इनमें हीमोडायलाइसिस नॉट इफेक्टिव, तो तीन ऑप्शन उसमें से आ गए कि हीमोडायलाइसिस नॉट इफेक्टिव इन विच ड्रग। तो फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन आता है इस पे डिजॉक्सिन पे, डिजॉक्सिन के अंदर हीमोडायलाइसिस नॉट इफेक्टिव।
तो हीमोडायलिसिस के लिए प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कम होनी चाहिए, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी ड्रग का कम होना चाहिए, तो उनको हम हीमोडायलिसिस से रिमूव कर सकते हैं। ये इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, डिजीज स्टेट है फॉर एग्जांपल हाइपो एल्ब्यूमिनिया, एल्ब्यूमिन कम हो गया, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, एल्ब्यूमिन कम हो गया। तो मुझे तुम ये बताओ, अगर किसी पेशेंट में एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन कम हो गई, हाइपो मतलब कम, किसी पेशेंट में एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन कम है, तो कौन सी ड्रग की फ्री कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी? एसिड ड्रग या बेस ड्रग, है ना? तो है ना, वीक एसिड। ये वीक एसिड थी, ये किसके साथ बाइंड हो रही थी? एल्ब्यूमिन के साथ। अब किसी पेशेंट को हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया है, तो एल्ब्यूमिन कम हो गया, तो इसकी फ्री कंसंट्रेशन ज़्यादा, फ्री कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा, डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा तो एक्शन ज़्यादा। तो यानी अगर हाइपो एल्ब्यूमिनिक पेशेंट है तो उसमें क्या होगा? फ्री एसिडिक वीक एसिडिक ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो उसमें हमें अब कम अमाउंट देना पड़ेगा। ये इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ज़्यादा कंसंट्रेशन टिश्यू में पहुंच रही है तो अब हमें डोज कम देनी पड़ेगी। ऐसे ही किसी पेशेंट को इन्फेक्शन है, जब इन्फेक्शन होता है तो उसमें क्या होता है? अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है। इन्फेक्शन के अंदर अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन का लेवल बढ़ जाएगा, तो अब क्या होगा? इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या हुई? जो वीक बेस थी उसकी बाउंड फॉर्म कम या ज़्यादा? इन्फेक्शन के अंदर किसी पेशेंट को आपने वीक बेस दी, ज़्यादा हो जाएगी, बाउंड फॉर्म ज़्यादा हो गई, तो फ्री कंसंट्रेशन कम, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कम। तो ऐसी कंडीशन में हमें डोज ज़्यादा देनी पड़ेगी वीक बेस की। तो ये इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। फिर आता है फॉर एग्जांपल एसिडिक ड्रग की बात करते हैं। ये एल्ब्यूमिन पड़ी है प्रोटीन, ये एल्ब्यूमिन है। मोर देन वन ड्रग कैन बी बाइंड विद द सेम साइट ऑफ एल्ब्यूमिन। अगर आपने 2 या 2 से ज़्यादा ड्रग दी और उनकी नेचर वीक एसिडिक है, तो वो एल्ब्यूमिन की सेम साइट पे भी बाइंड हो सकती है, या एक ड्रग है वो मैनी साइट पे भी बाइंड हो सकती है। तो जब 2 ड्रग एल्ब्यूमिन की सेम साइट पे बाइंड हो रही है तो ये क्या शो करेगी? ड्रग इंटरैक्शन, ड्रग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जिसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी एल्ब्यूमिन से, वो यहाँ बाइंड हो जाएगी और वो दूसरी ड्रग को फ्री कर देगी। दूसरी ड्रग फ्री हो गई तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है, अगर किसी ड्रग की 2 साथ साथ हो रही है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के साथ इंटरेक्शन, तो डोज कम ज़्यादा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को फीवर हुआ, वो एस्प्रिन ले रहा है और साथ में वो डायबिटिक भी है, तो वो क्या यूज़ कर रहा है? सल्फोनल यूरियाज। फीवर हुआ, एस्प्रिन ली, और वो डायबिटिक था पहले से, सल्फोनिल यूरियाज ले रहा था। आज उसको फीवर आया, उसने एस्प्रिन ली, तो ये एस्प्रिन की एफिनिटी ज़्यादा होती है, तो इसकी एफिनिटी ज़्यादा है, तो इसने क्या किया? यहाँ जाके बाइंड हो गया और इसको क्या कर दिया? फ्री। ये डायबिटीज़ में यूज़ हो रही थी हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग, इसकी फ्री कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा। तो अब क्या आएगा पेशेंट के अंदर? इसका साइड इफेक्ट हाइपोग्लाइसेमिया। तो इस कंडीशन में अब हमें डोज एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो ये क्या शो करता है? ड्रग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे ही सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक है। सल्फोनामाइड किसको डिस्प्लेस करता है? बिलीरुबिन को। तो उसकी बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा। बच्चों के अंदर क्या होता है? ब्लड ब्रेन बैरियर होता है हाईली परमिएबल, तो बिलीरुबिन ब्रेन में चला जाएगा, तो बच्चे के अंदर क्या होगा? बिलीरुबिन के साइड इफेक्ट। तो ये क्या होती है? ड्रग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस पे क्वेश्चन आता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग पे, और हीमोडायलिसिस के अंदर प्री पीजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस ड्रग को अपन हीमोडायलिसिस से अलग कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते। तो अपन चल रहे थे, बैक आते हैं अपन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, पहला हो गया लिपिड सोल्युबिलिटी, सेकेंड इज आयनाइजेशन, थर्ड इज प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, फोर्थ आता है टिश्यू बाइंडिंग प्रोटीन,
थर्ड में प्लाज्मा प्रोटीन एंड टिश्यू। किसी ड्रग की अगर टिश्यू के अंदर बाइंडिंग ज़्यादा है तो वो उस पर्टिकुलर टिश्यू में रहेगा, तो उस पर्टिकुलर टिश्यू पे उसके साइड इफेक्ट शो होंगे। फॉर एग्जांपल क्लोरोक्वीन, एंटी मलेरियल ड्रग है क्लोरोक्वीन। ये क्लोरोक्वीन का डिस्ट्रीब्यूशन किस में ज़्यादा होता है? लीवर के अंदर। लीवर के अंदर जो टिश्यू प्रोटीन है उसके साथ जाके ये बाइंड हो जाता है, तो क्लोरोक्वीन का साइड इफेक्ट है लीवर टॉक्सिसिटी। वहाँ पे लंबे समय तक रहेगी तो क्या करेगी? टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट आता है डिजीज स्टेट। डिजीज स्टेट, डिजीज स्टेट ऑल्सो अफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। एक डिजीज स्टेट अपनों ने कौन सी डिस्कस करी अभी, जो डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कर रही थी, कौन सी डिस्कस करी थी अभी अपन ने? फीवर और डायबिटीज। नहीं, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में जिसमें है ना? ग्लाइकोप्रोटीन बढ़ रहा था। हाँ, इन्फेक्शन है, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया है। तो डिजीज स्टेट लाइक हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया, इन्फेक्शन, प्रेगनेंसी, यूरेमिया, ये डिजीज स्टेट है, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया एंड यूरेमिया, इसमें एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो जाता है तो क्या होगा? फ्री कंसंट्रेशन ऑफ एसिडिक ड्रग इंक्रीज, तो डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा। तो यानी इस डिजीज स्टेज ने डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट किया। ऐसे ही इन्फेक्शन और प्रेगनेंसी के अंदर अल्फा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन का लेवल बढ़ता है तो क्या होगा? बेसिक ड्रग की बाइंड फॉर्म ज़्यादा होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन कम, तो अपन को उसके अकॉर्डिंग ड्रग एडजस्ट करके देनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। हमारी बॉडी के अंदर कुछ जगह बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को रोकते हैं। वो मोस्ट कॉमन जो बैरियर है वो दो हैं, अपन याद रखेंगे। ब्लड ब्रेन बैरियर, हर ड्रग जो आपने बॉडी में ली वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती क्योंकि ये एक बैरियर है। हर ड्रग सीएनएस में नहीं जाती क्योंकि वहाँ एक बैरियर है। कौन सा बैरियर है? ब्लड ब्रेन बैरियर। ऐसे ही मदर और फीटस के बीच में कौन सा बैरियर होता है? प्लेसेंटा। तो वो भी ड्रग को मदर से प्लेसेंटा में जाने से रोकता है, तो वो भी प्लेसेंटा भी एक्ट एज अ फिजियोलॉजिकल बैरियर, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। तो पहले अपन पढ़ते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर, अगर वेसल्स की बात करें, जो हमारे ब्रेन के अंदर ब्लड कैपिलरीज हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम पेरिफेरल कैपिलरीज। अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाएं पेरिफेरल कैपिलरीज की, जो हमारी पेरिफेरी पे हैं, उसमें जैसे ये ब्लड वेसल है और इसकी क्या है? ये एंडोथेलियल सेल्स। तो ये ऐसे एंडोथेलियल सेल्स है। तो जो पेरिफेरल कैपिलरीज होते हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये ब्लड है, यहाँ पे ब्लड वेसल है। तो ये क्या होती है? एंडोथेलियल सेल के बीच में गैप होता है, तो टिश्यू में जाएगी, ब्लड से टिश्यू में, तो लिपिड सोल्यूबल ड्रग तो इसको क्रॉस कर जाएगी एंडोथेलियल सेल्स को, बिकॉज लिपोइडल इन नेचर। तो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स तो यहाँ से चली जाती है, और जो वाटर सोल्यूबल ड्रग है, लेस लिपिड सोल्यूबल ड्रग है, वो इनके बीच में स्पेस होता है, पैरासेल्युलर स्पेस, वहाँ से चली जाएगी। तो यानी मैंने ऐसे नहीं कहा कि लिपिड इनसोल्यूबल ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं होता, कंपैरेटिवली कम होता है क्योंकि वो यहाँ से निकल जाती है, पर एंडोथेलियल सेल से ओनली वही क्रॉस कर पाएगी जो लिपिड इन नेचर होगी। तो यानी पेरिफेरी में क्या हो रहा है? ब्लड से टिश्यू में लिपिड और लिपिड इनसोल्यूबल ड्रग दोनों जा रही है। लेकिन हमारे ब्रेन के अंदर क्या है? ब्रेन की कैपिलरी की बात करें, ये कैपिलरी, इसकी जो एंडोथेलियल सेल्स होती है टाइटली सेट होती है, इनके बीच में क्या होता है? टाइट जंक्शन, नो पैरासेल्युलर स्पेस, तो बिल्कुल टाइट है। तो यहाँ से सिर्फ लिपिड सोल्यूबल ड्रग ही ब्लड से ब्रेन में जाएगी। दूसरा, इनके ऊपर क्या होता है? ग्लियल टिश्यूज। तो ये जो टाइट जंक्शन है और ये ग्लियल टिश्यू है, दे एक्ट एज द बैरियर।
ड्रग को ब्लड से ब्रेन टिश्यू में जाने से रोकते हैं। तो हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग होगी वो ब्लड ब्रेन बैरियर को ही क्रॉस कर पाती है। तो फर्स्ट, it acts as a barrier due to tight junction in the endothelial cells and covered by glial cell, नंबर 1। दूसरा, यहाँ पे क्या होता है, इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं जैसे पी ग्लाइकोप्रोटीन। अगर किसी वजह से ड्रग चली भी गई तो यहाँ पे पी ग्लाइकोप्रोटीन है, ये इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर है, ये इसको वापस इफ्लक्स कर देगा। दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट, यहाँ पे कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट है जो अगर ड्रग है जा भी रही है तो ये क्या करेगी, जैसे माओ एंजाइम है, कोलिन एस्टेज एंजाइम है, तो अगर ड्रग जा भी रही है तो उसको क्या कर देगा, मेटाबोलाइज कर देगा। तो प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, तो यानी इट एक्ट एज ए कंप्लीट बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर एक्ट एज ए कंप्लीट बैरियर। क्यों? फर्स्ट इज टाइट जंक्शन, सेकंड प्रेजेंस ऑफ इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर, थर्ड होता है प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट मेटाबोलाइज द ड्रग। तो एक्ट एज ए कंप्लीट बैरियर। बात आती है ब्रेन में कुछ जगह ब्लड ब्रेन बैरियर एब्सेंट है। इस पे क्वेश्चन आता है किस किस जगह ब्लड ब्रेन बैरियर एब्सेंट है जहाँ से लिपिड इनसोल्यूबल ड्रग भी चली जाएगी, तो उसके साइड इफेक्ट्स होंगे। ब्लड ब्रेन बैरियर एब्सेंट कौन कौन से एरिया पे है, इसकी याद रखना आप, साइक्लिक एएमपी। इसकी ट्रिक याद रखना, यहाँ ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्रेन के कुछ एरियाज हैं जहाँ ब्लड ब्रेन बैरियर एब्सेंट है। साइक्लिक एएमपी, C4 कोरोइड प्लक्सिस, C4 कोरोइड प्लक्सिस, C4 CTZ एरिया, ऑल्सो वोमिटिंग सेंटर। C4 choroid plexus, C4 CTZ area including vomiting center. A4 area postrema, M4 median eminence, P4 pineal gland, A4 area postrema also anterior pituitary gland। तो क्वेश्चन किस पे आया हुआ है, CTZ एरिया पे, कि ब्रेन के किस एरिया पर ब्लड ब्रेन बैरियर एब्सेंट है, तो CTZ एरिया, यहाँ ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं है, तो साइक्लिक एएमपी यहाँ पर ब्लड बैरियर एब्सेंट है, तो लिपिड इनसोल्यूबल ड्रग भी यहाँ चली जाएगी। तो ये अपना हो गया नेक्स्ट फैक्टर। इसलिए इसका एग्जाम्पल है, जैसे एक आती है किसी पेशेंट को पार्किंसोनिज्म है। पार्किंसोनिज्म में क्या होता है, किसकी डेफिशिएंसी होती है, कोई बताएगा मुझे? कोई डोपामिन की डेफिशिएंसी है। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, हम बाहर से डोपामिन दे देते हैं, यही रहेगा। जिस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है ना, हम बाहर से वो दे देते हैं। पर पार्किंसोनिज्म में अगर आप डोपामिन देते हो, ये लिपिड इनसोल्यूबल है, इसलिए ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता, इसलिए हम इसका कौन सा यूज़ करते हैं, एल-डोपा, लीवोडोपा। लीवोडोपा है, ये क्या करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, तो इसको हम किस में यूज़ करते हैं, पार्किंसोनिज्म में, बिकॉज इट इज़ लिपिड सोल्यूबल। तो ये इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर ऑल्सो अफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। फिर आता है प्लेसेंटल बैरियर। ऐसे ही मदर और फीटस के बीच में कौन बैरियर का काम करता है, प्लेसेंटा। इसमें भी क्या होता है, मदर से फीटस में आपने मदर को कोई ड्रग दी तो ये बैरियर का काम करता है, तो फीटस एक्सपोजर नहीं होता, पर इट इज़ नॉट अ कंप्लीट बैरियर। अगर आप लिपिड इनसोल्यूबल ड्रग को लंबे समय देकर देते हो या हाई अमाउंट में देते हो, तो किस में चली जाएगी, फीटस के अंदर, और क्या करेगी, अफेक्ट द फीटस। तो उसमें हो सकता है टीरेटोजेनिक इफेक्ट प्रोड्यूस करे। तो इट इज प्लेसेंटा इज नॉट अ कंप्लीट बैरियर। नेक्स्ट फैक्टर है जो डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करेगा, लास्ट, रीजनल ब्लड
फ्लो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग उन टिश्यू में ज़्यादा होता है जहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है। जिन टिश्यू में ब्लड फ्लो ज़्यादा, डिस्ट्रीब्यूशन उनमें ज़्यादा। तो हमारे बॉडी के जो हाईली परफ्यूज ऑर्गन हैं उनमें लिपिड सोल्यूबल ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ज़्यादा। फॉर एग्जांपल किडनी, ब्रेन, हार्ट, ये हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन है। तो अगर आपने हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग दी तो वो पहले कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होती है? हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन में। उसके बाद वो कहाँ चली जाती है? लेस परफ्यूज्ड ऑर्गन में। फॉर एग्जांपल स्केलेटल मसल एंड फैट। तो फॉर एग्जांपल आपने कोई हाईली लिपिड सोल्यूबल दी, जैसे जनरल एनेस्थीसिया में हम बार्बिट्रेट देते हैं, आईवी एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करना है। तो जैसे ही आपने आईवी दिया बार्बिट्रेट, थायोपेंटेन, सोडियम, ये सबसे पहले हाईली लिपिड सोल्यूबल है तो पहले हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन में जाएगी, तो ब्रेन में चली गई। ब्रेन में जाते ही इसने क्या किया? एनेस्थीसिया प्रोड्यूस किया। पर जैसे ही उसके बाद ये कहाँ चली जाएगी? लेस परफ्यूज्ड ऑर्गन लाइक स्केलेटल मसल एंड फैट। तो यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई? कम। तो अब क्या होगा? इफेक्ट आएगा कम। तो इसीलिए थायोपेंटेन सोडियम होता है, फटाफट एक्ट करता है पर वो शॉर्ट एक्टिंग है। इसको हम बोलते हैं डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, यानी ड्रग हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन से लेस परफ्यूज्ड ऑर्गन में चली गई तो इफेक्ट हो गया कम। इसको हम बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो हाईली लिपिड सोल्यूबल होती है वो शॉर्ट एक्टिंग होती है ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा या ज़्यादा। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कल हमने बायो अवेलेबिलिटी को कैलकुलेट किया था वैसे ही हम डिस्ट्रीब्यूशन को भी कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग एडमिनिस्टर्ड आईवी अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। मुझे देखना है इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, 100 लीटर है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है ड्रग एडमिनिस्टर्ड आईवी अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल मैंने ड्रग दी 2000 मिलीग्राम, ठीक है, और उसकी प्लाज्मा में कंसंट्रेशन कितनी है? 20 मिलीग्राम पर लीटर। तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ? कितना हुआ? 200 नहीं 100 है ना? 100 तो इसका हुआ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 100 लीटर। तो इस ड्रग को आपने अगर 2000 मिलीग्राम दी, प्लाज्मा कंसंट्रेशन इसकी इतनी गई तो इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? 100 लीटर। पर ये सोचने की बात है हमारी बॉडी के अंदर टोटल वॉल्यूम कितना है? 42 लीटर। सही बात है? हमारी बॉडी में कितना वाटर है? 42 लीटर टोटल। पर मैं तो कह रही हूँ इस ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है 100 लीटर। इट इज़ नॉट पॉसिबल, 42 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता था। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो कैलकुलेशन होती है ये होती है अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इससे हम रफ आइडिया कैलकुलेट करते हैं कि ये वो वॉल्यूम है इन विच ड्रग सपोज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर इसका 100 लीटर आ रहा है, ये 42 से ज़्यादा है, यानी वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इससे क्या कंक्लूजन निकला? अगर किसी का इतना ज़्यादा आ रहा है यानी वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो टोटल बॉडी वाटर कितना है? 42 लीटर। इंट्रासेल्यूलर कितना होता है, कोई बताएगा मुझे? और एक्स्ट्रा सेल्यूलर कितना होता है? इंट्रासेल्यूलर 42 का इंट्रासेल्यूलर कितना होता है? सेल के अंदर कितना होगा? फिजियोलॉजी पढ़ के आए हो? मैम 28 लीटर्स। वेरी गुड, 2/3। और एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है 1/3। तो 42 का 28 लीटर तो इंट्रासेल्यूलर है और 1/3 यानी 14 लीटर है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर है। अब सेल के बाहर, तो सेल के बाहर क्या होता है? प्लाज्मा भी है अपना और इंटरस्टिशियल स्पेस भी है, वहाँ पे भी फ्लूइड होता है। तो इंटरस्टिशियल स्पेस, तो प्लाज्मा में कितना होता है? 4 लीटर
और इंटरस्टिशियल स्पेस में कितना होता है 10 लीटर। तो आपने मैथमेटिकली अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया, वो अगर 4 लीटर से कम आता है, इससे कंक्लूजन 3 कंक्लूजन निकलेंगे। आपने उस फॉर्मूले से अपरेंट वॉल्यूम निकाला, अगर वो लेस देन 5 लीटर है इट मीन्स वो ड्रग प्लाज्मा में ही है, उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम है, वो ड्रग कहाँ बैठी है प्लाज्मा में। तो इसका क्या रीजन हो सकता है, ड्रग प्लाज्मा में किस किस रीजन से हो सकती है। नंबर 1, या तो उसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा है, या ड्रग लेस लिपिड सोल्यूबल है, या उसका मोलिकुलर साइज ज़्यादा है। तो इन 3 वजह से ड्रग रिमेन इन प्लाज्मा। तो अगर आपने कैलकुलेशन किया 5 लीटर से कम आ रहा है तो ड्रग प्लाज्मा में है। सेकंड पॉइंट, अगर 15 से कम आ रहा है, 15 से कम आ रहा है तो ड्रग कहाँ है एक्स्ट्रा सेल्यूलर डिपार्टमेंट में। अगर ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 20 लीटर से ज़्यादा आ रहा है, 15 तक तो यहीं पड़ी है एक्स्ट्रा सेल्यूलर, 15 से ज़्यादा है या 20 से ज़्यादा है तो ड्रग इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ऐसी कंडीशन को हम हेमोडायलाइसिस से सेपरेट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, उसका फॉर्मूला वो है और उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है। तो ये हम लोगों ने आज डिस्कस किया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। एब्जॉर्प्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया अपना, डिस्ट्रीब्यूशन टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, वहाँ अब क्या करेगी वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगी। तो नेक्स्ट एक्शन प्रोड्यूस करने के बाद उसका क्या हो जाएगा मेटाबॉलिज्म, यानी जो एक्टिव ड्रग थी वो किस में कन्वर्ट होगी इनएक्टिव में। तो कल अपन क्या पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। तो आज ये अपना कंप्लीट हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। नोट्स अगर किसी को चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सअप कर देना। एनी डाउट?